अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद अब पाकिस्तान में 20,000 से ज़ायद हो चुकी है और कोरोना वायरस पर जो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें और विफाक की पॉलिसी रही है उस पर अब भी हम देख रहे हैं कि विफाक और सूबे के दरमियान, खुसूसन सूबा सिंध और विफाक के दरमियान अब भी वो चपखलिश भी नज़र आती है, वो बयानबाजी भी है। और वो इन 3 दिनों में, गुज़िश्ता 3 दिनों में हमने देखा कि बड़ी भरपूर तरीके से हुई भी है, जिसमें 18वीं तरमीम का भी जिक्र है, जिसमें NFC का भी जिक्र है। और इसी तरह कल हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी शाकी नजर आए, यानी अपोजिशन जमात विफाक के रवैये से शाकी है। इसकी आज जो बाज़गश्त है वो कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस की समाअत हुई है कोरोना के हवाले से, जो असखुद नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया था। 5 रुकनी ये बेंच है जिसमें सूबों के एडवोकेट जनरल, विफाक की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश हुए और जो मुताल्लिका वजारतें हैं उनमें से भी बुलाया गया था। चीफ जस्टिस ने ये नोट किया कि कहीं भी काम में शफाफियत नहीं है, सारा काम जो है वो कागज़ों पे होता नज़र आ रहा है। एक मौके पर तो ये भी कोर्ट में कहा गया है जिसमें सूबों का जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो यकसा पॉलिसी है वो नज़र नहीं आती, आपस में हम आहंगी बिल्कुल नज़र नहीं आती और वक्त दिया गया है अदालत की तरफ से और कहा है कि यकसा पॉलिसी कोरोना के हवाले से मुरतब की जाए वरना फिर उबूरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा। सो अब ये बातें जो कि पहले आपस में हो रही थी, मुल्क में हो रही थी, बारहा मीडिया पर हो रही थी कि किसी ना किसी तरह से यहाँ पर एक यूनिटी नज़र नहीं आती, वो नेशनल एक्शन प्लान नज़र नहीं आता जैसा हमने देखा था, उसी तरह से अब ये बातें कोर्ट में भी हुई और कोर्ट में तो अब ये कह दिया गया है कि एक यकसा पॉलिसी मुरतब की जाए। अब ये जो हम आहंगी का फुकदान है इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है और कौन करेगा? क्या विफाक को पहल करनी होगी? मसला कहाँ है और ये यकसा पॉलिसी कैसे हो सकती है जब हम 18वीं तरमीम का भी बार बार जिक्र करते हैं? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली। आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियाल चौधरी भी हमारे साथ लाहौर से हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिरदौस साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। बारहा जितना सब कुछ हुआ है कोरोना के आगाज़ से और लॉकडाउन के आगाज़ से मैं कहूँगी, और वो मिक्स सिग्नल्स, कंफ्यूज सिग्नल्स के वज़ीर आज़म लॉकडाउन को मौसर भी कहते हैं, फिर वो ज़ाहिर दिहाड़ीदार तबके का भी सोचते हैं, वो ये भी चाहते हैं और आज भी उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम बतदरीज इसमें नरमी लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब ये बातें बड़ी वाज़ेह हैं क्योंकि ऑपोजिशन भी शाकी नज़र आती है विफाकी हुकूमत से। आज कोर्ट में भी ये बात हो गई है, ये हम आहंगी कैसे पैदा होगी? और आप भी समझते हैं कि हाँ, इसके फुकदान से काफ़ी मामलात उस तरह से नहीं चल रहे अमिट्स कोरोना जैसे चलने चाहिए थे। देखिए, मेरे ख्याल से कि मेरा डिफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि वफाक ने अपनी राय दी, वफाक स्मार्ट लॉकडाउन के फेवर में है। वफाक कहती है कि स्कूल बंद रहने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहनी चाहिए, एंटरटेनमेंट प्लेसेस बंद रहनी चाहिए, सोशल गैदरिंग्स बंद रहनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक लॉकडाउन को ईज कर देना चाहिए। ठीक है। सूबा सिंध बहुत कुछ कहता है, कहता बहुत कुछ है, जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन जीरो नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन कहा जाता है लेकिन लॉकडाउन जमीन पे नजर नहीं आता इम्प्लीमेंट होता हुआ। अच्छा। जिसकी वजह से आप मैदानों में चले जाएं, बच्चे स्कूलों में तो नहीं है लेकिन मैदानों में एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। हमने तो यहाँ तक भी आपके पिछले प्रोग्राम में कहा कि 40% लोग जहाँ कच्ची आबादी में रहते हों, उन शहरों में या जहाँ कच्ची आबादी हो, पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ लॉकडाउन मुमकिन नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि लॉकडाउन हो। जब लॉकडाउन मुमकिन नहीं है तो फिर आपको अदर देन लॉकडाउन उन इलाकों के लिए जरूर सोचना है। तो वहाँ आप किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, और ये चीज जो है हुकूमत सिंध करने में नाकाम हुई। आप खेत और खलियान में बाकायदा लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि फसलें तैयार हैं, आपको हार्वेस्टिंग करनी है, उसके फौरन बाद आपको सोइंग करनी है। और इस मुल्क की बचत इसी में है कि हम खुद कफालत अपनी अनाज में ना,
सही। वी शुड हैव फूड अथॉरिटी, और उसकी वजह से आप ये रिस्क भी लेंगे। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि हर एडवर्सिटी में कुछ अपॉर्चुनिटी भी है। आपका जो खुदा का, रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस पीरियड में आपके यहाँ 350 अमवात हुई हैं, उस पीरियड में अमेरिका में 60,000 अमवात हुई हैं, बराबर का पीरियड। अच्छा, तो अब ये बताइए ना, इसलिए इस इलाके का कंपेयर किसी से नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमें अपना एक इंडिजिनियस सोल्यूशन निकालना है कि व्हाट इज बेस्ट सूटेड फॉर अस, और हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा क्या है। So, but you do agree कि हम आहंगी नहीं है, there is इसका जी, और मेरे ख्याल से हम आहंगी होगी भी नहीं। अच्छा, इसीलिए देखिए देयर इज अ ह्यूज मिसट्रस्ट। एक तो ये कि वो जब सियासत, चाहे आप वफाक से कहें चाहे वो सूबे से कहें, वफाक को सियासत करने में कोई फायदा नहीं है इस वक्त। इसी के 3 सूबों में तो उसकी हुकूमत है, वो जो करेगी उसके नताइज नजर आएंगे, उसी के उसको कूडोज मिलेंगे, उसी के ऊपर उसको जो है वो लोग मलामत करेंगे। ठीक है, तो एक सूबा है या जो सियासत कर सकता है कि वो अपने आप को बेहतर दिखाए कि जी आई एम परफॉर्मिंग बेटर देन द फेडरल गवर्नमेंट, तो वो उसकी तरफ से, उनको जो पहले शिकायत थी मशावरत नहीं हो रही, वो नेशनल कमांड काउंसिल जो बनी हुई है, ऑपरेशन काउंसिल NCOC के, उसके वो बाकायदा मेंबर हैं, हर दूसरे दिन मीटिंग होती है, वहाँ जॉइंटली डिस्कस होता है। ठीक है, आपकी बात हमें समझ में आ गई। मसला जो है वो आप कहते हैं सूबा सिंध का है, बकिया सूबे तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, एक में इत्तेहादी है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है धामरा साहब कि हुकूमत तो है PTI की पार्टी या उसकी इत्तेहादी की डिफरेंट सूबों में, लेकिन लॉकडाउन के हवाले से बिल्कुल उसी तरह से फॉलो होता है जैसे सिंध में होता है। अब ये हम आहंगी तो नहीं हो सकती, फिरदौस शमीम नकवी साहब कह चुके हैं, कोर्ट ने कहा हम आहंगी आप स्टैब्लिश करें, यकसा पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ ये यकसा पॉलिसी आपके ख्याल में कितना नुकसान पहुंच रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, अभी जो बात PTI के मेरे दोस्त ने की है नकवी साहब ने, मैं एक लफ्ज भी उसकी बात समझ नहीं सका। ये टेक्निकल फॉल्ट है, अगर आप अपने टीम को कहें कि वो दूर कर दें। मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं समझी। मगर जहां तक आपका सवाल है, देखें जो आज अदालत ने कहा है वो डे 1 से सिंध गवर्नमेंट ने जो बात की है वही बात है, और ये जो यकसानियत वाली बात है, हम आहंगी वाली बात है, ये एक तरीके से बिल्कुल है, क्योंकि बाकी सूबे सिंध गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन की पॉलिसी को। अब इशू कहाँ पे आया? इशू यहाँ पे आया कि जब एक सूबे ने, चीफ मिनिस्टर ने बार बार अपीलें की, जब फर्स्ट केस डायग्नोज हुआ पाकिस्तान के अंदर, और जिस को कप्तानी करनी थी, जिसको लीड करना था बतौर प्राइम मिनिस्टर शख्स को, उन्होंने 13 मार्च को एक ट्वीट किया। ये थी सीरियसनेस पाकिस्तान के अंदर कोरोना के हवाले से। इसमें भी सिंध गवर्नमेंट का कसूर कर दें आप कि प्राइम मिनिस्टर देर से उन्होंने ट्वीट किया या तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया इस सिचुएशन में। दूसरी बात आई जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सारी सियासत को हम साइड पे रखते हैं, बकाया सारी तनकीद को हम साइड पे रखते हैं, मगर मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो आगे आए, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं बन सके। अब हम आएंगे एक लिहाज से सूबों के अंदर बिल्कुल है, और दूसरी बात जो अदालत ने जिस तरफ इशारा किया है वो इस तरफ इशारा किया है कि ये अभी जो कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल में आपकी बात से अंदाजा हुआ कि हम आगे हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, ये डे 1 से नियत ही ये है इनकी कि हम आगे पैदा ही नहीं करनी है कोरोना के इशू से। ये बड़ा अलमिया है, कौम के लिए परेशानी का सबब है कि ये हम आगे पैदा करना ही नहीं चाहते। अब मिसाल के तौर पर खुद लॉकडाउन के हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर साहब बच्चों की तरह अजीब फेस रीडिंग करके और तंज करेंगे लॉकडाउन पे एक सूबे के अंदर, बाकी सूबे क्या कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन पे अवाम ने अमल नहीं किया तो हम कर्फ्यू लगा देंगे। ये बलूचिस्तान कह रहा है। KPK के अंदर लॉकडाउन को तोड़ने वाले दुकानदारों के ऊपर फायरिंग कर रही है वहां की पुलिस। वो प्राइम मिनिस्टर साहब को नजर नहीं आती। उनको सिर्फ एक सूबा नजर आता है, वहां पर लॉकडाउन नजर आता है, वहां पर सारी पाकिस्तानी आवाम नजर आती है, वहां इनको सारी गुर्बत नजर आती है। धामरा साहब, आपने इनिशियली लॉकडाउन लगाते, अगर आप दुरुस्त टाइम पे दुरुस्त फैसले करते तो आज शायद तक लॉकडाउन की वजह से कौम मुस्तफीद हो चुकी होती इससे। अच्छा, लेकिन धामरा साहब आप लोग आप ये बताएं, नहीं धामरा साहब एक चीज बताएं ना, आपने कहा, पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड धामरा साहब जो है वो सूबे सिंध में आने के लिए पता नहीं क्या पाबंदी है उनको, मगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन से सूबे से ताल्लुक रखते हैं और किस शहर से ताल्लुक रखते हैं? कराची से। इस सारे बहरान के अंदर, इस सारे कोरोना फाइट के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो बार बार इग्नोर कर रहे हैं
मगर प्रेसिडेंट ने वादा किया था चीफ मिनिस्टर सिंह से कि मैं कराची में आ रहा हूँ। कराची उनका अपना घर है, उनका अपना सूबा है, मगर वो भी आने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन रुकावट है? अच्छा, लेकिन अब धामरा साहब, आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही थी, आप लोग कोट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल इनिशियली ये कहा कि मेरा वजीर आजम है जो जिस तरह से लीड करेंगे एंड वी आर ऑल टुगेदर इन इट। लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता 2 दिन पहले हुई, उसमें तो बाकायदा उनके ऊपर बड़ी तनकीद की वजीर आजम पर, उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा किया, उन्हें सब कुछ कहा गया। तो अब तो वो सियासत हो चुकी है, अब सियासत आपके, अब वो कोई साइड पर नहीं है। देखें उनका मकसद ये है कि आप एक शख्स के ऊपर पत्थर फेंके और अपने बचाव के लिए हाथ ऊपर करके कोई शख्स अपना बचाव भी न कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस बयान के जवाब में इनके 3-3, 4-4 वफाकी वजीरों ने कराची में आके क्या गुफ्तगू की, वो आपकी टेलीविजन पे रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी। बाकी ये वफाकी वुज़रा पाकिस्तान, 3 सूबों को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर नहीं करते। उनसे पूछे ना कि ये अशराफिया कौन है और किसने लॉकडाउन लगाया है। बिल्कुल सही, बाकी सूबों ने भी आपसे पूछे बगैर ये लॉकडाउन लगाया। तो खुदारा जब प्राइम मिनिस्टर इस तरह का तंज करेंगे एक सूबाई हुकूमत पे, तो बिलावल भुट्टो साहब अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर लोग फरमाते हैं कि जी ये तो सही इल्जाम लगाया प्राइम मिनिस्टर ने। अब प्राइम मिनिस्टर से मैं आपकी तरफ से पूछना चाहता हूँ कि वो अशराफिया, वो एलियट क्लास एक सूबे में है, चलो मानते हैं वहाँ आपकी हुकूमत नहीं है, बाकी असद उमर किसके कहने पे 9 मई के तक ये एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं? बाकी सूबों की पुलिस आपके केपीके के अंदर क्यों लोगों पे नियते दुकानदारों पे फायरिंग करके बंद करवा रही है? ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट क्यों लॉकडाउन कर्फ्यू की धमकी दे रही है? तो ये क्या करना चाह रहे हैं? मजबूरन आज अदालत ने इनको कहा कि आप हम मांगी पैदा करें और उसकी रिस्पांसिबिलिटी बहरहाल अपने आप को कप्तान कहने वाले पे होता है कि टीम की कप्तानी कप्तान को करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये जरा ये भी पूछ लेते हैं, दानियाल चौधरी साहब से भी पूछ लेते हैं ना कि कल शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि ना ही मजहबी ग्रुप्स के अंदर हम आहंगी वजीर आजम पैदा कर सके, ना ही डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान पैदा कर सके। सो अब आपको भी लगता है, आपकी जमात को भी लगता है, जिस तरह पीपल्स पार्टी बहुत अब नाराज है, शाकी नजर आती है, कि आप ये समझते हैं कि कोरोना पर एक मुत्तफिका पॉलिसी, एक यकसा पॉलिसी इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, जिसके ना होना सोलली आप कहेंगे कि वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रहमान रहीम कि आज स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और जब प्राइम मिनिस्टर आपका अपना कंफ्यूज हो और ऐसी स्टेटमेंट्स दे कि जो लॉकडाउन, जिस तरह धामरा साहब कह रहे कि लॉकडाउन किसी एलीट ने इम्पोज किया, जब प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट्स दें, इनिशियली जब ये हाइप में चढ़ रहा था तो ऐसी स्टेटमेंट्स दें कि एलीट के कहने पे लॉकडाउन हुआ है, तो शायद इमरान खान साहब को खुद ही क्लैरिटी नहीं कि या तो उनसे फोर्स करके लॉकडाउन करवाया गया और या अगर उनको बाईपास करके लॉकडाउन कराया गया। जब वो इस चीज के ऊपर खुद रज़ामंद नहीं है तो आगे चीजें कैसे चल सकती हैं? आज भी लॉकडाउन देखें फ्रॉम डे फर्स्ट, जिस तरह हमने बात की कि 20 मार्च को पहली दफा इंडिया दिया गया था इस कोरोना का, और 20 जनवरी को, और मार्च में पहली ट्वीट हुई, और 20 अप्रैल तक जो 11 बिलियन हमने फंड एलोकेट किया गया था, 20 अप्रैल तक 11 बिलियन, ये और द न्यूज का एक आर्टिकल है कि 11 बिलियन जो एलोकेट किया गया था इस फंड के, कोविड-19 के फंड के ऊपर, वो 1 रुपया भी एलोकेट इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सुमो मोटो नोटिस लिया और अपनी ऑब्जर्वेशन दी, जो आज भी हम सुन रहे हैं। जब ऐसी ऑब्जर्वेशन दी तो आपकी गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज और क्रिटिसिज्म को छोड़ दें। आज भी 19,000 ऐसी सीट्स हैं जो डॉक्टर्स और नर्सेस की हैं जो वेकेंट हैं, और उनमें से 1,800 और 900 वो हैं जो पंजाब में वेकेंट हैं। जब हम अपने आप को घर से ही नहीं सीधा कर रहे, डॉक्टर्स बार बार आके इनके आगे इल्तिजा कर रहे हैं कि जो आपका इनिशियल लॉकडाउन था वो थोड़ा खराब इसलिए था कि आपने इन्फोर्स नहीं किया प्रॉपर्ली, और उसकी रिप्रकशंस, उनकी चीजें आप आज आके देख रहे हैं। आपने ग्राफ लीनियर देखा कि किस तरह इंक्रीज कर रहा है, वो इसलिए कि जो आपने ईज डाउन किया है। आज भी हम लॉकडाउन की तो बात कर रहे हैं, मैं रावलपिंडी में बैठा हूँ, यहाँ आपके 4 मिनिस्टर्स हैं शहर से, और आप आज किसी बाजार में चले जाएं तो सब दुकानें खुली हुई हैं, सब चीजें खुली हुई हैं, मसाजिद में कोई प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, जबकि यास्मीन राशिद साहिबा खुद कह चुकी हैं कि वो डिवीजन जो है रावलपिंडी, जेहलम, लाहौर तो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट, यहाँ पर भी उन्होंने जिक्र किया था, आफ्टर लाहौर यहाँ पर कोरोना का फैलाव सबसे ज्यादा है।
तो जी बिल्कुल, तो ये चीजें देखें, जब गवर्नमेंट हुकूमत को सिर्फ देयर इज ओनली वन वे फॉरवर्ड, और वो है कि नेशनल एक्शन प्लान, तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, और जब तक वो उन तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और नेशनल कंसेंसस के साथ आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि हम सब इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, तो बेहतरी की तरफ चीजें नहीं जा सकती। ये स्कफल नहीं है, ये लड़ाई नहीं है, ये हम सब ने जीतनी है इकट्ठे। और अगर हम अपने आप को सूबों की लड़ाई में बट देंगे, प्राइम मिनिस्टर एक सूबे को क्रिटिसाइज करेगा, देखिए केपीके में तो इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, कि अगर हम सबको साथ लेके, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे तो चीजें आगे चलेंगी। लेकिन अगर हम रोज टॉपिक डिविएट करेंगे, 18वीं तरमीम के ऊपर बात करेंगे, हम किसी और चीज के ऊपर बात करेंगे, हर रोज एक नया इशू लेके आएंगे, तो अपोजिशन बटेगी और इसमें आगे सिर्फ एक नुकसान होगा, वो पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान। अच्छा, ये आपने जो बात कही है बिल्कुल कि सबको एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत चलना होगा। अब ये क्या होने को है या नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि कभी हम 18वीं तरमीम का जिक्र सुनते हैं, कभी एनएफसी अवार्ड का भी जिक्र सुन रहे हैं, फिर लॉकडाउन के हवाले से वजीर आज़म जो है वो बतदरीज नरमी कर रहे हैं। सिंध जो है जो सब जब सिचुएशन बताता है तो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ होती है। और बिल्कुल सही जिक्र किया धामरा साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का भी कि वहाँ पर तो दुकानें खोलने पर हवाई फायरिंग भी हो रही है। तो फिर ये सिंध क्यों टारगेट बन रहा है? ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछेंगे कि वाई आर ऑल आइज फोकस्ड ऑन सिंध। क्या वजह ये है जो आज कोर्ट में भी कहा गया है रिगार्डिंग दोज शॉप्स जिनकी टैक्स जो है वो विफाक को जाता है? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आजिज धामरा साहब, दानियाल चौधरी साहब से हम बात कर रहे हैं कि आज तो कोर्ट में भी बात हो रही है हम आहंगी की, यकसां पॉलिसी की कोरोना वायरस के हवाले से। ऑपोजिशन पहले ही ये कहती है कि वफाक जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिग्नल्स पे चल रहा है, और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, ऑपोजिशन कहता है कि वफाक की जानिब से होती है, या खुद प्राइम मिनिस्टर के कुछ बयान ऐसे होते हैं कि कहीं वो लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं और कहीं जो है वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर बात करते हैं, जिसकी वजह से वो नताइज मुरतब नहीं हो पा रहे सूबों में जो शायद सूबाई हुकूमतें चाहती हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जैसे आजिज दामरा साहब ने भी बिल्कुल कहा, ये बात अब बड़ी अपेरेंट है कि पूरा ऐसा लगता है कि फोकस इस वक्त वफाक का सिंध की तरफ है या पीटीआई का सिंध की तरफ है, और इसकी वजह सुने, आप कीजिएगा, लेकिन आप सुनिए जरा। जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर यूसी सील होती हैं तो बड़ा शोर होता है। अभी इस्लामाबाद में हुई सील, कोई शोर नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा कि वो जो सील हुई हैं वहां पर खाना कैसे आएगा, वो कब खुलेंगी, वहां पानी कैसे आएगा, वहां अस्पतालों का क्या होगा। लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि आप सब लोगों ने कहा कि ये इन्होंने सोचे समझे बगैर सब कुछ सील कर दिया है। दूसरी तरफ अशराफिया का जिक्र किया वजीर आजम ने कि अशराफिया ने लॉकडाउन का फैसला किया। क्या इशारा सिंध की तरफ है? अगर है तो बकिया सूबों में कौन सी अशराफिया थी जिसने लॉकडाउन फौरन फॉलो किया विद इन 2 डेज? ये वो सवाल हैं जो सबके जहन में उठ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि लॉकडाउन एज डिफाइंड बाय सिंध गवर्नमेंट एंड लॉकडाउन एज डिफाइंड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड बाकी सूबों ने जो फॉलो किया उसके अंदर फर्क है, आज भी फर्क है, वरना तो कोई मसला ही नहीं है। वरना ये तो बड़ी अजीब सी बात है तो आप ये कह रही हैं कि बुलजार साहब, महमूद खान साहब और अलियानी साहब जो है वो वजीर आजम की बात नहीं सुनते या पीटीआई के चेयरमैन की बात नहीं सुनते। whichever way you put it, that's not possible. That's not what I'm saying. I'm saying वजीर आजम ने खुद कहा ना कि अशराफिया फैसले कर लेती है। कौन सी अशराफिया करती है? समझ लीजिए कि वो लॉकडाउन वो लॉकडाउन नहीं है जो सिंध का लॉकडाउन है, जिस तरह सिंध ने किया। दूसरा, आपने जो एग्जाम्पल दे रही थी, जिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं पता कि कौन सी यूसी नंबर है, जब वो लॉकडाउन करती है तो शोर तो मचाऊंगा। मेरे इलाके की यूसी थी, उसका नंबर कुछ और दे रहे हैं, जगह कुछ और बता रहे हैं। तो जिस एडमिनिस्ट्रेशन को 2004 के यूसी नंबर के लिहाज से उसकी तैयारी क्या है, फिर उसके अंदर पैनिक क्या की, उन्होंने हर चीज बंद कर दी इलाके में, और उनको खुद नहीं पता था कि क्या खुला रखना है, क्या बंद रखना है, और कोई ऑर्डर में क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए वो प्रॉब्लम हुई। इस्लामाबाद में ऐसे ऑर्डर्स नहीं निकले, वहां शोर नहीं हुआ। तीसरी बात जो बात हो रही है कि देखिए, हम आएंगे आती कैसे, हम आएंगे जब आप एक बॉडी में मेंबर बन जाते हैं, वहां आप डिबेट करते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से 2 हफ्ते कहा कि 98% डिसीजंस पे एग्रीमेंट था, देन स्टिल सिंध चोज टू फॉलो इट्स ओन पाथ, जिसकी इजाजत भी थी उन्हीं ने, उनका आप कर लीजिए। लेकिन अभी भी आप कराची में रहती हैं, आप
तरावी की नमाज में नहीं जाते, लेकिन मसाजिद के पास से तो गुजरती हैं। बैन है ना, सिंध में बैन है 3 और 5। एक मस्जिद दिखा दी जिसमें 3 और 5 हो, एक मस्जिद पूरे कराची या पूरे सिंध में। जब आप इम्प्लीमेंटेशन की नियत ही नहीं रखते, लेकिन आपने नहीं, तो वो इसी पर तो सब कह रहे हैं कि यही तो मिक्स सिग्नल है कि विफाक ने फैसला किया कि खुलेंगे, अब आप बंद करने की कोशिश भी करें तो लोग कहते हैं कि मतलब ये किस किस्म का कोरोना है। वफाक ने कहा, वफाक ने सही कहा गलत कहा वो बात की डिबेट है कि मसाजिद के अंदर तरावियां होंगी और सेफ डिस्टेंसिंग के साथ होगी। सिंध ने कहा कि नहीं, हम मसाजिद नहीं खुलने देंगे, 3 लोग और 5 लोग से ज्यादा मसाजिद में नहीं होंगे। किसी एक मस्जिद में इंप्लीमेंट करके दिखा देते, यहां तो कहीं भी नहीं हो रही। हम यही कहते हैं, सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए बात करते हैं, तो वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? वो अशराफिया को कर रहे हैं। अशराफिया फैसला कर रही है अशराफिया को सेटिस्फाई करने। जो गरीब पिस रहा है, जो भूखा मर रहा है, अगर 5 लाख राशन नहीं बांटे होते कराची के लोगों ने आपस के सपोर्ट के लिए, यहाँ के मुखैर हजरात ने, यहाँ की फ्लाई तंजीमों ने, तो यहाँ आपको पता है लोग सड़क पे किस तरह निकलने आए लगे थे 1 हफ्ते के बाद भूख से। आप सोचे कि जो आदमी रोज की रोटी कमाता हो वो 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं आज। तो किस तरह जिंदा रहता है? अगर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं, बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक ने कुछ किया ही नहीं सिंध में, कोई चीजें भी। एनडीएमए की पूरी लिस्ट मौजूद है, हर सूबे में कितना गया है वो पता है। एहसास के प्रोग्राम के जो पैसे खर्च हुए हैं वो अभी बैंक से पूरे टैली हुए हैं, वो कोई सिंध के लोगों। और फिर निसार खोए साहब ने जितनी तमीज की बात की थी, उसके बाद सदर आरिफ अलवी जो आए थे मिलने के लिए, जिन्होंने मीटिंग सेट की थी, वो मिलना चाहिए था उनको। कोई जी शोर आदमी कह दे क्या आप मुल्क के वजीर आजम को ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो जवाऊंगा भी नहीं। सही तो और फिर जो बिलावल भुट्टो साहब ने आके उसके बाद कहा, अजीज आमदा साहब को वो सारी चीजें नजर नहीं आती अपने गुजरात की, तो वो पी पिला के आ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते चले जाते हैं। अच्छा, अब आजिज धामरा साहब इसके ऊपर जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, लेकिन रिस्पॉन्ड करते वक्त धामरा साहब, जैसे दानियाल ने कहा कि एक नेशनल एक्शन प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हों या इससे पहले भी हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब एक कमांड सेंटर बना हुआ है तो मतलब कोऑर्डिनेशन तो है, तभी तो वहीं से तो कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो व्हाई डू यू नीड ए सेपरेट कोऑर्डिनेशन और ए नेशनल एक्शन प्लान? जी धामरा साहब। देखिए, मैं अगेन रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह रहा हूं कि मुझे फिरदौस शमीम साहब की आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं उनकी बातों का रिस्पांस नहीं कर पा रहा। मेरे लिए मजबूरी है, मगर आपके सवालों का जवाब इस तरह दे रहा हूँ। देखिए, दानियाल भाई ने बिल्कुल ठीक बात की, मगर इशू है कि उसको लीड कौन करेगा। जब हम नेशनल एक्शन प्लान की बात करते हैं तो उसको लीड किसने किया? माजी में भी अगर दहशतगर्दी के हवाले से ये बात आई थी तो किसने लीड किया था? फेडरल गवर्नमेंट ने या किसी सूबाई हुकूमतों ने अलग अलग किया था? एक प्लान कौन देता है? फेडरल गवर्नमेंट देती है। मगर इश्यू ये है, अब इन विचारों के साथ हालत जो पीटीआई के दोस्त काकशोद में आते हैं, उन विचारों, वो मेरी नजर में विचारे हैं, उन विचारों के साथ हालत ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन के हवाले से 6 मरतबा मुख्तलिफ बयान दे चुके हैं कि जी लॉकडाउन नहीं होता तो और ज्यादा खराबी होती, अगर हम सोशल डिस्टेंस नहीं रखते तो और ज्यादा खराबी होती, और इसी बात की वजह से कंट्रोल किया है। मगर वही इनका कायद और प्राइम मिनिस्टर ये बात कह दे कि जनाब आली ये तो एलियट खिलाफ ने कहा, तो ये घर से आते हुए बड़े परेशान होते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शख्स था जो जब वो अपनी गुफ्तगू और तकरीर करता था तो आप मीडिया के लोग भी हंसते थे और इनके लोग भी हंसते थे, मगर गर्दन नीचे करके दिल में हंसते थे और बाहर आके वो कह के लगाते थे कि ये क्या बात कर दी। सेम पोजीशन इनकी यही है कि इस सूरत हाल में अपने प्राइम मिनिस्टर को खुदारा समझाएं कि आप लीड करें। देखें नहीं, लेकिन धामरा साहब, क्योंकि आपका एक धामरा साहब, आपको एक सेकंड धामरा साहब, आपको आवाज नहीं आ रही है। आप नहीं, मेरी एक बात सुने, मैं अगेन ये बात कहना चाहता हूँ कि कौन लीड करेगा जब सदर पाकिस्तान अपने घर में आ जाए, हुकूमत की मदद करने ना आ जाए, चलो अपने घर में आ जाए। मगर इस सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सिंध में नहीं आते तो हमें भी शौक नहीं है, मगर हम उन्हें रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में उनके सूबों में आ जाएं। पाकिस्तान के अंदर तो छोड़ो, दुनिया के अंदर ये बता दें मुझे कि कौन सी वो स्टेट है दुनिया के अंदर जहां पर ये कोरोना आया था जिसके सरबराह ने
एक दिन लॉकडाउन लगाया हो और अगले दिन लॉकडाउन की मश्करी की हुई हो। अच्छा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के मुसलसल ये जो एटीट्यूड है या खुद प्राइम मिनिस्टर का जो एटीट्यूड है लॉकडाउन के हवाले से, एक सूबे पे जो ये कंट्रोवर्शियल लॉकडाउन कर दिया है, ये एक सूबे के साथ लड़ाई नहीं सिविल वॉर कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लेकिन धामरा साहब, क्योंकि आपको फिरदौस शमीम नकवी साहब की आवाज नहीं आ रही थी, वो ये कह रहे थे कि देखिए सिंध में जिस किस्म का लॉकडाउन है, आप सिर्फ नमाज तरावी को ही देख लें, कहाँ अमल दरामद कराया गया है। नहीं वो सही कह रहे हैं, मैं इनकी बात को सही मान रहा हूँ, मगर उसको खराब किसने किया? अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो निकाल के देखते हैं। सूबाई हुकूमत ही खुद मुख्तार है अमल दरामद के लिए, जो आपको करना है जैसे करना है मैंने जो सिविल वॉर का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मैंने जो सिविल वॉर का लफ्ज इस्तेमाल किया वो किया ही इसलिए है कि जब आप फेडरल गवर्नमेंट लोगों को बाहर निकालने के लिए उनसे सो कॉल्ड हमदर्दी करेंगे, लोगों को बाहर निकलने पे मजबूर करेंगे और सूबाई हुकूमत को कहेंगे कि एसओपी पे अमल करें, इस तरह लोगों में और इंतजामिया में झगड़ा कराने की साजिश हो रही है। अच्छा। प्लीज समझे इस बात को, नोट करें मेरी इस बात को। अच्छा, ये बात पहले भी कही गई। हाँ, ये बात हमें खदशा है इस बात का कि सूबे सिंध के अंदर फेडरल गवर्नमेंट और उनके कारिंदे सिविल वॉर करवाना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बड़ा संगीन इल्जाम है दामरा साहब सिविल वॉर का। ये मैं सोच समझ के स्टेटमेंट दे रहा हूँ, नेशनल टीवी पे दे रहा हूँ। अब तक जो फेडरल गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो यही है। अच्छा, ये जो इस एटीट्यूड को दानियाल आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से धामरा साहब की शिकायत है सिंध में, यहाँ पर सूबाई हुकूमत की भी ये शिकायत है कि वजीर आजम यहाँ नहीं आए, सदर पाकिस्तान नहीं आए। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा बिल्कुल एक वीडियो पैगाम के जरिए, फिर जो कुछ हुआ निसार खोड़ो साहब ने जैसे बयान दिया, उसके बाद एक और मसाइल जो है वो संगीन होते चले गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सियासत मुस्तकिल हो रही है और इट्स नॉट कमिंग टू एन एंड। अब ये किस तरह से एंड हो सकती है? शहबाज शरीफ साहब भी आए थे कि कोरोना के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद माजरत के साथ हमने ये नहीं देखा कि एज ऑपोजिशन लीडर बड़ा कोई प्लान वो भी दे सके हों। देखिए जी, मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि नकवी साहब की बातों का मैं चंद सेकंड चाहता हूँ। जी। देखिए, जहाँ तक निसार खोड़ो साहब की वीडियो का बात है तो वो उन्होंने जवाबन दी है जब इनके गवर्नर ने ये कोरोना फैलाई। आज भी सईदाबाद डिस्ट्रिक्ट मटियारी के असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम वो अमला जो गवर्नर के साथ था वो सब कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर के लोग एजुकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से मुझे कोरोना लगा। तो आपकी वजह से कैसे सिंध के अवाम को कोरोना लगा, उसकी जस्टिफिकेशन थी, वो एक जवाबन वीडियो थी। अच्छा, ठीक है, चले अभी दानियाल साहब आप बताइए ना, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से भी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि नकवी साहब ने जो बात की, आप यहाँ हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स तो बहुत दे सकते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है और इस रियलिटी का इनको भी जवाब देना पड़ेगा, इनकी पार्टी को भी देना पड़ेगा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में जिस शहर में बैठा हूँ, देखिए ये फेडरल से हम 12 किलोमीटर दूर हैं या 7 किलोमीटर, और ये यहाँ पाकिस्तान पंजाब की तकरीबन सबसे ज्यादा सीटें हैं, 9-10 पंजाब नेशनल असेंबली की सीट्स हैं। यहाँ 2 बड़े अस्पताल हैं, एक बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल और एक है होली फैमिली। यहाँ 40 से 45% सीट्स आज भी पैरामेडिक की वेकेंट है। ये मैं नहीं कहता, ये आपका रिकॉर्ड कह रहा है और आपका आज के ट्राइब्यून का आर्टिकल्स कह रहे हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से आज देखिए, इस लड़ाई को लड़ना किसने? धामड़ा साहब ने नहीं लड़ना, ये मैंने नहीं लड़ना, आप नहीं लड़ना, ये डॉक्टर्स ने लड़ना है और हमने इनको सपोर्ट करना है। आज तमाम चीजों के बावजूद 0.2 मिलियन शॉर्टफॉल है डॉक्टर्स का, 0.8 मिलियन डेंटिस्ट का, नर्सेस का। देखिए, जो आपने चीजें करनी है वो आप कर नहीं रहे और आप पॉलिटिकल लड़ाई कर रहे हैं। हम अमेरिका की कैसे एग्जांपल दे सकते हैं? हम एग्जांपल दे साउथ कोरिया की, जहां मैस टेस्टिंग के ऊपर बात हुई, उन्होंने गली चौकों में जाके टेस्टिंग की। हम आज भी बात करते हैं कि हम 10,000 की कैपेसिटी पे चले गए, लेकिन आज एज वी टॉकिंग हमने 4,000 कुछ टेस्ट किए। हमने कौन से मैस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं? देखिए, आज भी जो सरकार के पास 11 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है, 11 बिलियन, उसका नॉट अ पेनी हैज बीन स्पेंट। जो पैसा स्पेंड हो रहा है वो नेशनल डिजास्टर एनडीएमए जनरल इरफान के थ्रू और उनके पाक फौज के थ्रू। अगर पाक फौज आज उनको यूटिलाइज ना कर रही हो तो ये तो दे आर ऑन ट्रिपल्स। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये चीजें आपकी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। देखिए, आज भी इस लड़ाई की पीक पे 19,507 डॉक्टर्स की पोजीशंस वेकेंट है। वो सिंध गवर्नमेंट की ना अहली है, वो ऑपोजिशन लीडर की ना अहली है। देखिए, ऑपोजिशन ये इनकी इनकॉम्पिटेंस है। ये जवाब दें कि वो 19,800 क्यों भी आज तक वेकेंट पड़ी हुई है। ये बहुत जवाब दें जी। पार्लियामेंट्री सेशन क्यों नहीं कॉल करे कि ऑपोजिशन अपना जॉइंट अपना नैरेटिव दे और एक पेज पे शहबाज शरीफ साहब
इसलिए आए थे कि उनको था कि शायद ये ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेगी। हमने हजारों के हिसाब से डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को, उनको मास्क और किट्स प्रोवाइड की। हमने 22,000 किट्स पंजाब में प्रोवाइड की। देखिए इतना बड़ा एक डिजास्टर था जो कुछ साल पहले आया, जो जिसका नाम था डेंगू मच्छर, वो हमने कंट्रोल किया और उसको खत्म कर दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डिमांड है पार्लियामेंट के सेशन के हवाले से क्या करेगी, और अगर ये इसी तरह करती रहेगी देयर इज नो वे फॉरवर्ड। अच्छा, ये बात देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फिरदौस, यू आर अ बिलीवर ऑफ दिस डेमोक्रेसी, यू आर अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ओवर हियर इन सिंध। ये फरमाइएगा ना, ये पार्लियामेंट के सेशन बुलाना चाहिए है, इस पर भी बड़ी बात हुई है। नून लीग तो बहुत हामी है, वो कहते हैं कि आप पार्लियामानी लीडर्स को बुलाएं, सीनियर स्टाफ को बुलाएं, डिस्टेंसिंग करें और बुलाएं, क्योंकि इन असेंबली का क्या फायदा। You are totally in favor of that, हाँ? अजय, मैं तो समझता हूँ कि एज लीडर्स ऑफ द कंट्री हम फ्रंट लाइन सोल्जर से भी आगे खड़े हैं। अगर हम पॉलिसी और हम उसको ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, और ये जो मामला डिबेट इस वक्त टीवी चैनल्स पे हो रहे हैं, ये अगर हाउस में डिबेट नहीं होंगे तो फायदा नहीं है। इसलिए मैं तो बिल्कुल हामी में हूँ कि किसी तरीके से भी हो, ब्रिटेन में चल रही है पार्लियामेंट, दूसरी जगहों पे चल रही है, चाहे आप जो है जूम के जरिए आए, किसी तरीके आए, सोशल डिस्टेंसिंग करें, 4 जगहों में ऊपर लेजिस्लेटर्स को डिवाइड करें, लेकिन लेजिस्लेटर्स मस्ट मीट एंड डिबेट दिस इशू, और वो डिबेट जो है पब्लिक में आनी चाहिए, तो ये मसाइल नहीं होंगे। अच्छा, अब आप देखिए जो चीज इन्होंने कही है, पहली चीज तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इल्जाम देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, सब्जेक्ट जो है हेल्थ जो है वो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट। डॉक्टर्स क्या रखने फेडरल गवर्नमेंट ने? नहीं, डॉक्टर्स रखने प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पीटीआई के पंजाब में थे, यू कैन पुट द ब्लेम बट लेट्स पुट इट वेयर इट्स ड्यू। सिंध में नहीं है पीटीआई की गवर्नमेंट। सिंध के हालात, वहां के वजीर आला ने क्या, उसे सबसे बदतर हालात इस मामले में हायरिंग के ऊपर है। जब आप इसके और डेप्थ में जाते हैं तो सिंध गवर्नमेंट एक एक्सक्यूज देती है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं इजाजत दी? इसलिए उन्होंने देखा कि यहाँ करप्ट प्रैक्टिसेस है। जिस करप्शन से हम तंग आए हुए हैं, वहां भी सुप्रीम कोर्ट आई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला करना है कि वो किस हद तक किस चीज में मुदाखलत करे। ये अब एक दूसरी डिबेट हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज अजीत दामला साहब की जरूर, निसार खोरो साहब ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कोशिश सिविल वॉर की उन्होंने की थी। उन्होंने सिंधी को उर्दू स्पीकिंग से लड़ाने की एक दफा फिर कोशिश की है। इससे जो अगर वो गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया, मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ कि चला दो स्टेटमेंट मीडिया पे, या अल्फाज का तोड़ चले इस वीडियो बयान के हवाले से फिर तो लेकिन मुझे ये बताएं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, लेट्स फॉरगेट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जिसमें वीडियो बयान आया, उसका जवाब आया, लेकिन क्या बार-बार 18वीं तरमीम की बात नहीं हो रही? क्या बार-बार गवर्नर राज की बात नहीं होती? तो ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं अमिट्स कोरोना वायरस, जिसमें आप सब लोगों ने मिलकर काम करना है। वेरी राइटली सेड बाय यू। नहीं, वेरी सिंपली 18वीं तरमीम की बात होनी बहुत जरूरी हो गई है। क्यों? एनएफसी, मैं आपको बता रहा हूँ, एनएफसी अवार्ड के तहत 58% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन इज गिवन टू प्रोविंसेस, 42% रह जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद सूबाई हुकूमतें ये कहती हैं हमें तो पीपीई भी नहीं दिया, हमें तो गॉगल्स भी नहीं दिए, हमें तो जूते का कवर भी नहीं दिया, हमें तो कुछ नहीं दिया। अरे भाई 58% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्शन तो आपके पास है। रेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद हेल्थ आपका है, लेबर आपका है, जिम्मेदारी इनकी वेलफेयर की आपकी है, भूख आती है तो आपकी है। लेकिन क्या चीज है, हमें तो फेडरल गवर्नमेंट से किट्स भी दी जाए, और किट्स जो दी वो फॉल्टी दी। तो जब हर चीज फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है तो फिर ये जो 18वीं तरमीम में एक शिट है, ये अवार्ड बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, जिससे ये सूबों की पूरी की जाए, और सूबों की जो सलाहियत और अहलियत है उसके बारे में आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। इसमें तो बस इनको नहीं, तो ये ओके, एनएफसी अवार्ड और ये जो कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस इसका जिक्र है। सो इसका मतलब कि आप लोग चाहते हैं, ऑल्दो अददी अक्सरियत आपके पास नहीं है, 18th अमेंडमेंट के ये शिकें जिसमें पॉलिसीज हैं। ओके, मैं एक ब्रेक, फिर दोस्त मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि आखिरी सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर है। बहुत सारे अच्छे काम भी है, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे और ये कब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे बात होनी चाहिए? क्योंकि
क्योंकि माजरत के साथ जब कोरोना वायरस के हवाले से असद कैसर साहब ने एक पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया था, उसमें ऑपोजिशन की शिकायत ये थी कि वजीर आजम साहब अपनी कहकर चले गए, हमारी सुनी नहीं। और अमेंडमेंट में तो आपको मालूम है जब ये 18th अमेंडमेंट भी हुई थी, एंड यू ऑल आर पार्ट ऑफ इट, ऑल पार्टीज आर, कि किस तरह से बड़ी मशावरत की गई थी। और इसके सिग्नल्स कहीं से आपको मिल रहे हैं कि भाई लोग तैयार हैं, क्योंकि जाहिर है किसी भी आईनी तरमीम के लिए वो अक्सरियत भी चाहिए, जो कि पीटीआई के पास इस वक्त नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो जिक्र है क्यों 18वीं तरमीम का, फिरदौस ने बताया क्या कबाहत है अगर इसमें इसको रिव्यू कर लिया जाए, पूछेंगे धामरा साहब से और दानियाल चौधरी साहब से। वेलकम बैक। 18वीं तरमीम पे बहुत ही डेढ़ मिनट ही मैं आपको दे पाऊंगी, बिकॉज आई हैव हार्डली एनी टाइम लेफ्ट। धामरा साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि क्या कबाहत है अगर इस पे रिव्यू कर लिया जाए, जहां पे जो मसाइल हैं उनका हल निकाल लिया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं फिरदौस शमीम साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि सदर ममलकत को इस वक्त अपने सूबे में आने से किसने रोका है? वो एलीट क्लास जरा ढूंढे, अशराफिया जिन्होंने भी रोका। और दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम, पार्लियामेंट, हम, आप, मीडिया सब यहाँ पर मौजूद है, क्या ये सूटेबल टाइम है पीटीआई के लिए इस रात को छेड़ने का? मेरा सवाल सिर्फ बुनियादी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो एनएफसी है, एनएफसी आइन के कौन से आर्टिकल में मौजूद है, मुझे ये जरा बता दें। और वो आर्टिकल्स 18th अमेंडमेंट से पहले के हैं या बाद में शामिल हुए, मुझे ये बता दें। और 18th अमेंडमेंट आइन के कितने आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुई, कितनी अमेंडमेंट हुई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जरा ये मुझे तादाद बता दें कौम को सामने। अच्छा, सही। दानियाल, आप बताइए कि उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है 18वीं तरमीम के जिक्र का इस वक्त। देखिए, मैं फिर एक चीज ही बोलूंगा दोबारा, और बार बार ये बोलता हूँ, बार बार बोल चुके हैं कि ये वक्त है सबको इकट्ठे लेकर, अपोजिशन को इकट्ठे लेके चलने का। जब आपके प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन को घास ही नहीं डालेंगे, जब आपके प्राइम मिनिस्टर रोड पे, टीवी पे आके अपने ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करेंगे और इमिटेट करेंगे या मिमिक करेंगे उनकी की आवाजें किस तरह बोलते हैं, किस तरह चलते हैं, तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। यहाँ सबको साथ लेके चलने की बात है, नेशनल यूनिटी की बात है। अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर एक्शन प्लान बना के चीजों को आगे लेके चल सके तो इमरान खान एज ए लीडरशिप अपना रोल। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेट आप लोग समझ इनसे जरा पूछें कि एनएफसी कौन से आर्टिकल में मौजूद है। जी, ये लास्ट 10 से 120 आर्टिकल्स हैं जिसपे 18वीं तरमीम अप्लाई हुई है। एग्जैक्ट नंबर होगा तो मुझे कोई मेमोरी टेक्स्ट तो पास नहीं करना, बट इट्स नॉट जस्ट वन, देयर इज दिस। नहीं, आपको आर्टिकल्स याद है, बता दो ना कितने उसमें अमेंडमेंट की गई है 18th अमेंडमेंट में, ये बता दो ना। आपको कोई पर्ची पे लिख के दे देता है, आप बोल देते हैं खत्म हो गया। बट थैंक यू सो मच, आप बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नेशनल यूनिटी की, जैसे कि दानियाल ने भी कहा और सब कह रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। सईद गनी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही इल्जाम आयद किया था कि लोगों को नहीं पता विफाक को कि कितनी तरमीम हुई हैं, कौन सा आर्टिकल है। लेकिन बहरहाल ये सियासत एक तरफ, ये बहस एक तरफ, इस वक्त अब क्या कोर्ट के कहने से यकसा पॉलिसी मुरतब की जाएगी या सैनिटी विल प्रिवेल? और जैसे कि अपोजिशन ये कह रही है और खुद फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी कहा कि पार्लियामेंट का सेशन अगर बुला लिया जाए तो अच्छा है कि सारी डिबेट वहां होगी और वही एक फोरम होना भी चाहिए। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।